वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वीडियो एंड हुआ था। अब सो टायर कोइन का नाम सुन के तो ऑक्स 3 का ऐसे ही हालत खराब हो जाता है। वो कहता है कि ये घास इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है जिसका कीमत इतना ज्यादा है। ऑक्स 3 यहाँ पर कहता है कि एक चोर बनना सच में कितना ज्यादा डरावना हो सकता है, इतना महंगा। तो उसे रोब झाड़ते हुए कहता है कि अब ठीक है, तुमने अब यहाँ पर चोरी किया है, तुम्हें इसका भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से सो टायर कोइन निकालो। थियो जल्दी जल्दी ऑक्स 3 के पास जाता है, उसके जेब में चेक करने लगता है, मतलब उसके लंगोट में। उसे कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। चेयरमैन अब हम क्या करें, इस कमरे के पास तो सच में कुछ भी नहीं है। अब सेजुन थियो से कहता है तो क्या हुआ, इसके पास कोई पैसे नहीं है तो ये अपनी बॉडी से सारा पैसा चुकाएगा। अब थियो और ऑक्स से दोनों हैरान कि बॉडी से, जबकि यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि सेजुन उसे रोज यहाँ पर बुलाता है काम करने के लिए और एवरीडे के लिए सेजुन उसे 1 टावर कॉइन देगा और ये उसका कर्जा है जो कि उसे रोज चुकाना है जब तक उसका 100 टावर कॉइन पूरा नहीं हो जाता। ये बात सुन के ऑक्स 3 काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या मुझे यहाँ पर पे करना पड़ेगा काम करके, जबकि सेजुन उसे ये भी बताता है कि बस उसे यहाँ पर काम ही नहीं करना, बदले में सेजुन उसे खाने के लिए भी देगा, वो जितना चाहे उतना अनियन लीफ को खा सकता है। मैं कोई यहाँ पर इविल एम्प्लॉय नहीं हूँ जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा काम कराएगा, मैं तुम्हें खाने के भी दूंगा। क्या ये डील तुम्हें मंजूर है, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऑक्स 3 इस बात के लिए मान जाता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। अब सेजुन से बताता है कि ठीक है, जब तुम काम करने के लिए रेडी हो तो तुम कल से काम करने के लिए आ जाना, कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि ऑक्स 3 इस बात से काफी ज्यादा खुश था और वो सेजुन से हाथ भी मिलाता है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। अब दूर से थियो ये सब चीजें देख रहा था, वो काफी ज्यादा हैरान था। वो अब सोच रहा था कि चेयरमैन ने ऐसे कैसे किया, जब किसी के पास पैसे नहीं हो चुकाने के लिए तो वो अपनी बॉडी से पे कर सकता है। जल्दी से मैं इसे नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि मुझे ये इन फ्यूचर में काम आए और इससे मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ऑक्स 3 सेजुन को बाय बोल कर चला जाता है। यहाँ पर सेजुन थियो को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने ना कि केवल चीफ थीफ को पकड़ा बल्कि उसने एक कर्मचारी भी ले दिया। अब सेजुन को एक वर्कर भी मिल गया थियो की वजह से। थियो ने रियली में बहुत ही अच्छा काम किया। अब थियो चने के झाड़ पर चढ़ जाता है। वो सेजुन से पूछता है क्या थियो ने सच में ऐसा काम किया है तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर क्या मिलेगा। यहाँ पर सेजुन से बताता है कि वो 1 महीने के लिए सेल के थियो का ट्रीटमेंट बढ़ा देगा। अब इस बात से थियो सेजुन के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि थोड़ा सा और दे दो। सेजुन से कहता है कि बिल्ले मैंने पैंट छोड़ दे, एक ही पैंट है, एक कट जाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर सेजुन और ब्लैक रैबिट फिर से क्रेफिश को पकड़ रहे होते हैं और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे क्रेफिश को पकड़ा होता है। यहाँ पर देखने को मिलता है इन लोगों ने काफी ज्यादा क्रेफ को पकड़ा हुआ था। अब यहाँ पर सेजुन से रुकने को बोलता है क्योंकि ब्लैक रैबिट सच में बहुत अच्छी काम किया उसने, धीरे धीरे उसका स्किल में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जबकि हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ब्लैक रैबिट जोर जोर से चमकने लगता है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ब्लैक रैबिट का जो हथौड़ा था वो अपग्रेड हो जाता है। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि ब्लैक रैबिट का ये दूसरा वेकेंट था जो कि काफी अच्छा था और इस बात पर सब लोग ताली मार रहे थे। इसलिए अब सेजुन तय करता है कि इस बार का जितना सारा क्रेफिश होगा हंटिंग का सारा काम आप ब्लैक रैबिट संभालेगा, जिस बात पर ब्लैक रैबिट उसे हाँ बोलता है। अभी यहाँ पर कैंग आ जाता है, वो सेजुन को बुलाने लगता है। सेजुन कहता है कि तुम्हारी मम्मी यहाँ पर क्या कहना चाहती है। जिसके बाद सेजुन जब बाहर आता है तो यहाँ पर कैंग उसे पॉइजन वी के छत्ते के बारे में दिखाती है। सेजुन देख के हैरान हो जाता है कि यहाँ पर क्या कर रही है लोग पॉइजन वी के छत्ता। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ये तो वही पॉइजन वी है कि जो कि हाल ही फिलहाल में अपग्रेड हुई थी। वो जैसे ही सेजुन को देखती है वो खुशी के मारे उछल जाती है और सेजुन की ओर दौड़ के आने लगती है। सेजुन तो पहले देख के हैरान हो जाता है, उसे लग रहा था कि ये क्वीन भी उसे काटेगी। सेजुन से देख के हैरान था और कहता है ये तो सेकंड जनरेशन का पॉइजन क्वीन भी है जो कि कुछ टाइम पहले ही अपने कोकून से निकली थी। लेकिन जब पॉइजन क्वीन भी सेजुन से जाके गले मिलती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे देख के काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि ये बहुत ज्यादा क्यूट हुई थी। सेजुन उसे बताता है कि उसे उसके साथ मिलके काफी ज्यादा खुशी मिल रही है, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान था जब उसने पॉइजन क्वीन बी को उस टाइम पर नहीं देखा था जब वो अराइव हो रही थी। जिसके बाद सेजुन को ये भी जानने को मिलता है कि पॉइजन क्वीन भी अपने साथ बहुत सारी और भी मधुमक्खियों को लेके रखी थी, जबकि इसे पता चलता है कि ये लोग अपने एक स्क्वाड बना रहे थे। यहाँ पर सेजुन कॉन्ग को ये बताता है कि ये सेकंड जनरेशन का पॉइजन क्वीन भी है जो कि कुछ टाइम पहले कोकून से बाहर निकली थी। और उसे बताता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर पॉइजन क्वीन भी का जो छत्ता है उसे बचाना पड़ेगा, तब जाके पॉइजन क्वीन भी अपने काम पर बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेंगी और तुम्हारे लिए शहद इकट्ठा करेंगी जो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है। इस बात पर कैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो पॉइजन क्वीन बिन के साथ भी उनका फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये लोग खेल ही रहे थे तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर ऑक्स 3 आ चुका था और वो सेजुन को हाई बोलता है।
वाते के साथ में कहता है कि मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ। सेजुन में कहता है कि वेलकम, चलो चलते हैं काम करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, सब लोग हिल जाते हैं। पीछे मुड़ के जब सेजुन देखता है तो यहाँ पर जो रेड जायंट वीआर था काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। ऑक्स 3 भी रेड वीआर को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। ऑक्स 3 जब देखता है जायंट वीआर को कहता है धतरे की, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे इसके साथ यहाँ पर मुलाकात करना पड़ रहा है। यहाँ पर कैंग की मॉम तो काफी ज्यादा गुस्से में थी। सेजुन से मना करता है कि यहाँ पर फाइट मत करना प्लीज। अब ये दोनों काफी गुस्से में लग रहे थे और सेजुन से मना कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कैंग की मॉम सेजुन, कैंग और हनीवी को एक तरफ धक्का मार के फेंक देती है। तभी केव के बाहर से थियो और ब्लैक रेबिट और कैटना रेबिट बाहर आते हैं। थियो वहाँ से कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। केव के अंदर काफी ज्यादा साउंड आ रहे थे। अब सेजुन थियो से कहता है कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, जल्दी जल्दी जाओ और इनको फाइट को रोकने की कोशिश करो। कैंग की मॉम को और मिंटोर को दोनों को यहाँ पर रोकना पड़ेगा ताकि दोनों यहाँ पर फाइट ना कर सके। हम देखते हैं कि ये दोनों की आंखें लाल और नीले हो चुके थे और ये दोनों फाइट के लिए बिल्कुल रेडी थे। यहाँ पर सेजुन जायंट वीर को बता रहा था कि ये मिंटोर यहाँ पर काम करने के लिए आया है, यहाँ पर फाइट मत करो, ये हमारा एनिमी नहीं है, ये बस यहाँ पर काम करने के लिए आया है। लेकिन यहाँ पर कैंग की मॉम काफी गुस्से में सेजुन को देख रही थी। यहाँ पर थियो से बताता है कि चाहती है कि तुम केव के अंदर चले जाओ ताकि यहाँ पर कोई भी अल्लाह गुल्ला ना हो, तुम्हें चोट ना लग सके। आज तो मिंटो के साथ फाइट करके रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पर कैंग की मॉम तो सुनी नहीं रही थी, इसलिए यहाँ पर सेजुन मिंटोर के पास जाता है और कहता है कि एक मिंटोर वॉरियर होने के नाते तुम्हें इस बैटल को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे मान सम्मान की बात है। सेजुन तो अपने सर के ऊपर हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, इनका फाइट कैसे रोकूं। तभी यहाँ पर थियो कहता है कि चेयरमैन देखो, ये पीछे से मेरे से चूरू मांग रहा है, जायंट बियर का बच्चा। इसे मैं बता दो मैं अपना चूरू नहीं देने वाला क्योंकि अगली बार इसने मेरे चूरू को चुरा लिया था। अब वो सिचुएशन काफी ज्यादा वियर्ड हो चुका था और सेजुन को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पर एलेन यानी कि टावर मैनेजर का नोटिस आता है। वो सेजुन को बताती है कि उसे काफी जोर से भूख लगी है, इसलिए सेजुन उसे कुछ खाने के लिए दे। थियो से बताता है कि अब ये ज्यादा बिजी है क्योंकि यहाँ पर कैंग की मॉम और मिंटोर के बीच लड़ाई हो रही है, इसलिए ये लोग अभी उसको कुछ नहीं दे सकते। आर्मेंजर कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, उसे बहुत जोर से भूख लगी है, फटाफट से मामला खत्म करो, उसे खाने के लिए कुछ दो। अब सेजुन का दिमाग धीरे धीरे खराब हो रहा था। वो अब कहता है कि इतना आसान अगर होता तो क्या मैं यहाँ पर ये कर रहा होता। ये दोनों मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मैं करूँ तो करूँ यहाँ पर। पीछे से कैंग सेजुन का कपड़ा टान रहा होता है, यानी कि सेजुन से खाने के लिए मांग रहा था। थियो से कहता है कि देखो चेयरमैन, कैंग आपसे खाने के लिए हनी मांग रहा है, वो बहुत ज्यादा भूखा है। दूसरी तरफ मिंटोर और कैंग की मम दोनों एक साथ लड़ाई करने के लिए बिल्कुल रेडी थे और काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। यहाँ पर थियो कहता है कि चेयरमैन जल्दी से केव के अंदर चले, यहाँ पर रहना खतरे से कोई खाली नहीं होगा। अब सारे लोग यहाँ पर अपने अपने बात कर रहे थे कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इधर ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, इधर टावर मैनेजर भी सेजुन से खाने के लिए मांग रहा था। ये सब सुन सुन के सेजुन के कान पकने लगे थे और सेजुन का दिमाग खराब हो गया था और इसलिए सेजुन को इतना तेज से गुस्सा आता है कि वो गुस्से के मारे फट जाता है और कहता है कि अगर किसी ने भी यहाँ पर एक पल भी कुछ बोला और अगर यहाँ पर लड़ाई एंड नहीं हुआ तो किसी को भी खाने के लिए कुछ नहीं देगा। वो इतनी तेजी से बोलता है कि सारे लोग सुन के हैरान हो जाते हैं। ये दोनों आपस में लड़ाई करना बंद कर देते, क्या खाने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर कैंग भी हैरान होता, क्या खाना। सारे रेबिट भी हैरान होते, खाना। यहाँ पर टावर मैनेजर तक भी हैरान होता, क्या मुझे खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है कि चेयरमैन क्या हो गया, आपने ऐसा क्यों बोला। सारे लोग थर थर कांपने लगते हैं कि किसी को भी खाना नहीं मिलेगा और सेजुन यहाँ पर गुस्से में थरथरा रहा था। हमें देखने को मिलता है कि सेजुन यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में था कि सबको बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर सारे लोग इतने ज्यादा डरे होते हैं कि चुपचाप से बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर टावर मैनेजर भी चुपचाप से बैठी होती है। सेजुन इन दोनों को बताता है कि अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो ना केवल यहाँ पर फसलों को नुकसान बल्कि हम यहाँ पर जो बैठे हैं यानी कि जो बच्चे हैं उनको भी नुकसान होगा। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा फिर से ना हो इसलिए सेजुन यहाँ पर तय करता है कि ये सबके लिए खाना बनाएगा और सब एक साथ मिल के खाएंगे। इसके बाद वो रेबिट को इशारा करता है खाना तैयार करने को। हम देखते हैं ब्लैक रेबिट, कटाना रेबिट, सब रेबिट एक साथ मिलकर सारे खाने का इंतजाम करने लगते हैं। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ ही देर में सारा खाना रेडी हो चुका था, सब खाने को एंजॉय कर रहे थे, यहाँ तक कि सेजुन टावर मैनेजर को भी कुछ खाना दे देता है। टावर मैनेजर पका हुआ कॉर्न लेके काफी ज्यादा खुश थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्स 3 पका हुआ कॉर्न को लेने का ट्राई करता है जो कि उसे काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा था देखने में। तभी वहाँ पर रेड जायंट बियर उसके हाथों में मारता है और उसे टच करने के लिए मना करता है। अब इन दोनों के बीच में फिर से मौजूद होने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर सेजुन खास और कहता है कि चुपचाप से खाना खाओ। उसके बाद सेजुन इन दोनों का इंट्रोडक्शन कराने लगता है।
वो बताता है कि एक कॉन्ग और इसके मॉम है जो कि हमारे खेतों का और बाहरी मॉन्स्टरों से हमें रक्षा करते हैं। जिसके बाद वो ऑक्स 3 के बारे में बताना चाहता है, कहता है कि ये इसका नाम, फिर ऑक्स 3 खुद भी कहता है कि मेरा नाम ऑक्स 3 है और मैं एक मिंटोर हूँ, एक मिंटर वॉरियर ऑक्स 3। सेजुन कहता है कि हाँ, इसका नाम ऑक्स 3 है और आज से हमारे साथ फील्ड में काम करेगा। जिसके बाद सेजुन इन दोनों को अच्छे से समझा देता है कि यहाँ पर कोई भी लड़ाई या झगड़ा नहीं चलेगा। अगर गलती से भी इन लोगों ने लड़ाई किया तो सेजुन उनको खाना बिल्कुल नहीं देने वाला। अब खाना ना मिलने के डर से ये दोनों आपस में मिलकर हाथ मिला लेते हैं। अब सेजुन भी इस बात के लिए खुश था। वो कहता है, देखो ये लोग खाने के डर से इन दोनों ने हैंडशेक कर लिया। चेयरमैन, आप तो सच में लाजवाब हो। लेकिन यहाँ पर ऑक्स 3 पूछता है सेजुन से कि वो यहाँ पर किस तरीके का काम करेगा। सेजुन तो पहले सोचता है कि वो उसे किस तरीके का काम करवाए। जिसके बाद वो उसको एक फील्ड में लेके जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। वो उसे यहाँ पर लेके आता है और कहता है कि पिछले ब्लू मून की नाइट तुमने जैसे ही इस फील्ड को गड्ढा किया था, यानी कि उपजाऊ बनाया था और सॉफ्ट मिट्टी को ऊपर लेके आया था, सेम इसी तरीके से तुम्हें इस बार भी करना पड़ेगा, और वो भी लंच से पहले। ऑक्स 3 हैरान हो जाता है। वो सेजुन से पूछता है कि अगर क्या ऑक्स 3 इस पूरे ज़मीन को खोद देगा अच्छी से, तो सेजुन उसको लंच के टाइम पर खाना भी देगा खाने को। सेजुन कहता है कि ज़रूर, मैं तुम्हें खाने के लिए खाना भी दूंगा, मैं उतना भी वेट वो नहीं हूँ, चेयरमैन नहीं हूँ। अब ये बात सुन के ऑक्स 3 काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाता है। वो अपनी सींग को बड़ी कर लेता है और फिर वो तेज़ी के साथ वहाँ पर खेत में गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देता है और वो खाने के लालच में काफ़ी तेज़ी से और हार्ड वर्क से काम करने लगता है। अब इसके काम करने का रफ्तार देख के सेजन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और यहाँ पर बाकी के रेबिट भी अनियन लीफ के कुछ चीज़ें लेके आए थे बोने के लिए। सेजन कहता है कि जल्दी से जाओ और केव से जितना सारा अनियन लीफ का वो जो बीज है वो ऊपर लेके आओ, ताकि हम लोग इसे ऊपर भी लगा पाए। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सेजुन को किसी वजह से लग रहा था कि उसे अनियन की खेती करना चाहिए। वैसे इसकी खेती करना इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि अनियन लीफ को एक बार लगाने के बाद उसके पास कटाई और कटाई करनी चाहिए। फिर वो अपने आप पत्ता फेंकेगा ऊपर से, फिर उसको काटने के बाद फिर से वो पत्ता फेंकने लगेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है इसको लगाना। अनियन का रूट को बस रीप्लांट करना पड़ता है। फिर इसके बाद वो जड़ें जब पकड़ लेते हैं मिट्टी के साथ तो फिर अपने आप उगने लगती है। जिसके बाद बस ऊपर की पत्ती को कटाई करो और अपने आप उभरती जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि सेजुन ने 200 पियांगो स्प्रिच अनियन का रोपण कर लिया है, यानी कि लगा दिया है, और उसका 200 EXP पॉइंट भी बढ़ जाता है। वैसे तो सेजुन को पता ही होगा कि स्प्रिंग जो अनियन है वो टावर के अंदर काफी तेजी से बढ़ता है। तो अब जब ये अनियन लीफ को उन्होंने बो दिया है तो इसका रूट जब बड़ा होगा तब इसको प्लांट को उखाड़ के दूसरे प्लांट में बो देना चाहिए, तब जाके पूरे फील्ड में बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि अनियन प्लांट बाकी में बहुत तेजी से बढ़ता है। अब बस सेजुन को बस और एक प्रॉब्लम का सॉल्व करना बच गया है, क्योंकि सारा काम तो उसने कर लिया है। उसे देखने को मिलता है कि जो फादर रैबिट था उसके पॉट से पानी नहीं गिर रहा था। वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। इसे सेजुन देखता है कि फादर रैबिट की जो वाटरिंग केटली थी, यानी कि जो पॉट था, उसमें से पानी नहीं आ रहा था। वैसे इसमें एक लिमिट होती है, इस सारे के साथ एक साथ इतने पौधों में पानी नहीं दे सकता। इतनी बड़ी फील्ड में थोड़ा थोड़ा पानी करके देना वाकई में काफी ज्यादा मेहनत का काम है। तभी हमें देखने को मिलता है कि फादर रैबिट की बॉडी चमकने लगती है। उसकी जो बाटकिन केटली होती है, यानी कि जो पॉट होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा चमकने आता है और वो भी और गोल्ड कलर का हो जाता है। तो बाकी के लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ब्लैक रेबिट की तरह ही इस बार फादर रेबिट का जो चीज़ें वो एवोकन हुआ है और चीज़ें अपग्रेड हो रही है। तो यहाँ पर सेजन काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन वो फिर भी रेबिट से पूछता है क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फादर रेबिट बार बार उसे यूज़ कर रहा था, इसलिए इसका ग्रो अप हो गया। वैसे अब क्या इसका पानी का लेवल बढ़ जाएगा, क्या ये कभी घटेगा या फिर बढ़ता ही रहेगा। फादर रैबिट उसे बताता है कि अगले के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। इसलिए अब सेजुन भी काफ़ी जोश में आ जाता है और कहता है कि चलो फिर सारी अनियन में पानी दे देते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है, हमें देखने को मिलता है कैप्टन को। कैप्टन काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था ऑक्स 3 को और चिंता था कि अभी तक ये लड़का वापस क्यों नहीं आया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेजुन ने इस बार बेबी रेबिट को भी केव से बाहर निकाल दिया था फर्स्ट टाइम। इस बार सेजुन बेबी रेबिट को कैंगैंग से मिलाता है। कैंगैंग उन्हें सूंघता है और चाटने लगता है। वो लोग भी कैंगैंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कैंगैंग के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन थियो इसे देख के काफी ज्यादा नाखुश लग रहा था। वो कहता है कि चाहे वो कितने भी साथ उसके खेले, मैं तो उनका अंकल हूँ, मेरे पास जरूर आएंगे।
इसलिए वहाँ से जाने लगता है और कहता है बेबी रेबिट से कि अंकल यहाँ से जा रहे, चलो मेरे साथ केव में। लेकिन सारे बच्चे कैंगिंग के साथ खेलने मस्त थे और वो थियो की बात बिल्कुल नहीं मानते। इस बात से थियो का दिल टूट जाता है और वो मिट्टी में हाथ पटक पटक कर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि बच्चे तो काफी ज्यादा बड़े हो गए, वो तो अंकल कितना जल्दी भूल गए, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बेकार हो गया। थियो उसे उठा लेता है और कहता है कि डोंट वरी, तुम इतना सैड मत हो, मेरे गोदी में बैठो और मैं तुम्हें कुछ छूटू देता हूँ। वैसे थियो मुझे ये बात बताओ, क्या तुम निचली मंजिल पर जा सकते हो? काफी समय हो गया है लेकिन तुम वहाँ पर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यहाँ पर थियो सेजुन को बताता है कि मैं वहाँ पर जाने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मैं वहाँ पर जा नहीं पा रहा। सेजुन से पूछता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। थियो उसे बताता है कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। सेजुन कहता है क्यों? थियो उसे पूरी बात बताता है कि वो कुछ उल्फ के झुंड उसके पीछे पड़े क्योंकि उसने इस हेड को लिया है इसलिए। थियो उसे कहता है कि हाँ इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि वरना फिर मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। वैसे सेजुन सोच रहा है कि इन अननेसेसरी चीज़ों को पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं, ये तो बेकार चीज़ है तब तक के लिए जब तक कोई फार्मर नहीं बन जाता। कि यहाँ पर कोई और फार्मर है जो कि दूसरे मंजिला पर टावर की फार्मिंग कर रहा है। इसके बाद वो अपनी उतारी हुई टोपी को फिर से सर में पहन लेता है और मुस्कुराते हुए थियो से कहता है कि ये जो काम है वो कर देगा, यानी कि जो अभी रायता फैला हुआ है वो उसे समेट देगा। अब सेजुन के पास उनका थियो हैरान हो जाता है कि सेजुन के पास एक आइडिया है, लेकिन वो आइडिया क्या है? सेजुन थियो से पूछता है क्या थियो मुफ्त के भाड़े के सैनिक यहाँ पर ले आ सकता है? मतलब यहाँ पर किसी वजह से अगर थियो ने 3 ऑक्स को यहाँ पर भाड़े में ले आया तो उसका काम बन जाएगा। थियो कहता है मैं तो आराम से फ्री मर्चनरी का बंदोबस्त कर सकता हूँ। असल में फ्री मर्चनरी वो है जो कि टावर के अंदर जो लोग रहते हैं वही भाड़े में यहाँ पर काम कर सकते हैं, जैसे कि एक वंडरिंग मर्चेंट। ये जो मर्चनरी है वो फ्री में तभी काम कर सकते हैं जब उनके पास पासवर्ड हो और ये एक एसोसिएशन के द्वारा चलता है। और ये पासवर्ड होने का आपके पास बहुत सारे फायदे, जैसे कि अगर ये पासवर्ड आपके पास है तो आप एक वंडरिंग मर्चेंट कैट होने के नाते आप किसी को भी भाड़े पर काम में लगा सकते हो, वो भी फ्री में, और वो बंदा आपको मना भी नहीं कर पाएगा। वैसे तो सेजुन को भी जाने का मन था नीचे टावर के अंदर, लेकिन वो नहीं जा सकता क्योंकि वो वंडरिंग मर्चेंट वही बन सकता है जो कि टावर के अंदर पैदा हुए थे, लेकिन सेजुन अनफॉर्चुनेटली वो अर्थ पर पैदा हुआ था जिसकी वजह से वो नहीं जा सकता। अब थियो सेजुन से पूछता है लेकिन यहाँ पर ऑक्सरी भी तो एक मर्चेनरी है, मतलब कहने का मतलब है कि वो भी फ्री में ही काम कर रहा है, लेकिन वो तो एक मॉन्स्टर है 99 फ्लोर का। जबकि सेजुन से कहता है कि मेरे पास एक और एक आइडिया, अगर ऑक्सरी ने यहाँ पर फ्री में काम करने की कोशिश किया यानी कि थियो को देखभाल करेगा तो मैं उसे डेली का 3 टावर कॉइन का छूट दूंगा ताकि जो उसका कर्ज है वो जल्दी ही खत्म हो जाए। अगर ये मानना चाहे तो उसके लिए आसानी होगी। ये बात सुन के थियो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सेजुन के साथ उसका टोपी लेते हुए कहता है कि चेयरमैन आप तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, आप इतना ज्यादा जीनियस हो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि अभी तक तो मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था और आपने इतना कुछ सोच लिया, यू आर सो स्मार्ट। सेजुन हंसता है, अपनी टोपी लेकर अपने सर में डाल लेता है और कहता है क्या तुम्हें थोड़ी सी चूरू चाहिए? हमें यहाँ पर पता चलता है सेजुन के द्वारा कि सेजुन उसे कुछ सिखा रहा था ताकि वो बाद में उसके लिए काम आए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऑक्स 3 को जो कि चोरी छुपे कहीं पर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पर कोई आता है और ऑक्स 3 को पुकारता है कि ऑक्स 3 यहाँ पर कर क्या रहा है। ऑक्स 3 घबरा जाता है, वो जब पीछे मुड़ता है उसे देखने को मिलता है कि उसी के जैसे दिखने वाली एक लेडी ऑक्स वहाँ पर आती है। वो उसे कहती है कि उसने पिछले 3 दिनों से ऑक्स 3 को नहीं देखा, ऑक्स 3 आजकल रहता कहाँ पर है। ऑक्स 3 घबरा जाता है और कहता है ऑक्सफोर्ड तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो घबराते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था, तुम जाओ, तुम अपना काम करो। ऑक्सफोर्ड उसके पास आती है और कहती है तुम्हारा चिकना फेस देख के ऐसा लग रहा है कि तुम छुप छुप कर कुछ तो अच्छा चीज खा रहे हो, तभी तुम्हारा फेस इतना गोरा हो गया है। अब उसे पकड़ कर झुगलाने लगती है और कहती है कि बताओ तुम कहाँ से चीजें खा रहे हो, मुझे भी वहाँ पर ले चलो जल्दी से। अब ऑक्सफोर्ड यहाँ पर महासंकट में पड़ जाता है, वो कहता है तुम तो मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड कहती है मैं तुम्हें बता नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं बताया और उस जगह पर नहीं लेके गए तो मैं सारी बात जाके कमांडर को बता दूंगी। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी ऑक्स 3 को मारना पड़ रहा है, जिससे ऑक्सफोर्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब जाते जाते ऑक्स 3 ऑक्सफोर्ड को कहता है मैं तुम्हें जहाँ लेके जा रहा हूँ ये एक सीक्रेट जगह है, तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम किसी को नहीं बताओगी। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का वाला पिंकी प्रॉमिस। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन को देखने को मिलता है कि सेजुन इन दोनों को देख के घबरा जाता है फिर से, क्योंकि ऑक्स 3 अपने साथ और एक ऑक्स को लेके आया था। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड सेजुन को हाय बोलती है और उसे बताती है कि सेजुन ने कहा है कि अगर उन लोगों ने खेत की जुताई की तो सेजुन उनको खाना देगा। क्या ये बात सच है? अब यहाँ पर ऑक्स 3 जो होता है वो बेचारा काफी ज्यादा मायूस होता है और वो सेजुन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि क्या सेजुन उसके फ्रेंड को भी यहाँ पर काम में रख सकता है।
अगर सेजू ने ऐसा नहीं किया तो अक्सर यहाँ पर काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएगा। अब सेजू उसे काफी हैरानी से देख रहा था, लेकिन सेजून उसे कहता है कि अभी देखो ग्राउंड खोदने का कोई मतलब नहीं बनता, अभी टाइम नहीं है, इसलिए मुझे कोई अब वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वर्कर मेरे लिए काफी है। लेकिन फिर सेजून ऑक्सफोर्ड से कहता है मुझे तुम्हें काम तो देना है, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ऑक्सफोर्ड कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो चाहिए वो तुम पूछ सकते हो। जिसके बाद सेजून उनको बताता है कि हमारा जो प्यारा सा वॉन्डरिंग मर्चेंट कैट थियो है वो अभी आजकल भेड़ियों के झुंड से बहुत ज्यादा परेशान है। तो अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम लोग इसके सैनिक बन सकते हैं, यानी कि इसका बॉडीगार्ड बन सकते हो, मतलब मैं तुम्हें 3 टावर कॉइन भी दूंगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सरी बोलती है कि उसे वे नहीं चाहिए। सेजन पूछता है लेकिन तुम यहाँ पर काम क्यों करना चाहती हो? फिर ऑक्सफोर्ड यहाँ पर बताती है क्योंकि मैं यहाँ पर टावर कॉइन खाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, मैं टावर कॉइन नहीं खा सकती। सेजन और तियो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सेजन को ये बात समझ में आ जाती है, इसलिए वो ऑक्सफोर्ड से कहता है कि ठीक है, बदले में वो टावर कॉइन के वो दिन में उसे 3 बार खाने के लिए देगा। कि ये चीज ठीक है? ऑक्सफोर्ड कहती है कि अगर ये बात सच है तो मैं इसके बदले काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड भी आता है और कहता है कि मैं भी इसके साथ जाऊंगा, मैं अकेले यहाँ पर क्या करूंगा। वैसे तो अब सेजन को ये बात अच्छे से मालूम पड़ गई थी कि ये सब खाने के पीछे पागल है, इसलिए उन दोनों को बोलता है कि ठीक है, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, तुम दोनों को इसके ऊपर विश्वास करनी चाहिए और बदले में मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ सामान भी पैक कर दूंगा ताकि तुम लोग काम के दौरान भी खाना खा सकते हो। खाने के बाद सुन के ऑक्स3 और ऑक्सफोर्ड दोनों ही खुश हो जाते हैं। ऑक्सफोर्ड खुशी के मारे ऑक्स3 को गले लगा लेती है और ऑक्स3 को कहती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इस जगह पर लेके आए हो, मुझे ये जगह सच में काफी अच्छा लगा। अब सेजून उन दोनों को देखता है और कहता है ओहो, बात तो ये यहाँ तक पहुँच गई है। ऑक्स3 कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम जब खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सेजून ने इस बार खाने के लिए काफी ज्यादा घास तैयार कर लिया है, लेकिन क्या इनफ होगा उनके लिए? तभी यहाँ पर थियो आता है और कहता है चेयरमैन, क्या इन सबको मैं उठा लूं? सेजून का बिलीव नहीं हो रहा था कि छोटी सी पुटली में इतने सारे घास जा सकते हैं। सेजून कहता है कि टमाटो नहीं है, घास है और बहुत ज्यादा है, क्या इसमें आ सकते हैं? ये उस पोटली को खोलता है और कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारे इसमें आ जाएंगे, डोंट वरी। सेजून हैरानी से देख रहा था, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना फिट होगा ये वाला चीज। वैसे थियो से बताता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वो मिड लेवल मर्चेंट कैट बन गया, इसलिए ऐसा होना ही था। क्योंकि जब वो मिड लेवल मर्चेंट बन जाते हैं तब उनकी कैपेसिटी उस बैंडल की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो जितना चाहे उतना इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसलिए सेजून थियो का जो बैंडल है उसके कॉलर में था वो काफी ध्यान से देखने लगता है और कहता है कि इसके साइज जब तुम मिड लेवल मर्चेंट नहीं थे तब इसका कलर अलग था, लेकिन अब इसका कलर अलग हो गया है ना। इसलिए थियो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत खराब हो क्योंकि तुमने अभी इसको देखा, मैंने कब का इसको चेंज किया है। अब इसलिए सेजन थियो वो गाल पर कहता है कि ऐसा चलो ठीक है, गुस्सा बाद में करना, अब जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। जिसके बाद थियो जाने लगता है, लेकिन सेजन उसे रोक के कहता है अपने गालों को पकड़ना छोड़ो और मेरी बात सुनो, इस बार मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ चीजें भिजवाना चाहता हूँ, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना होगा। थियो समझ जाता है और कहता है कि इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझ पर छोड़ दो, मैं सारे काम कर लूंगा। देन जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते ऑक्सफोर्ड को सेजन कहता है कि थियो का ध्यान रखे ताकि थियो का कुछ ना हो। वैसे तो लोग चले गए थे, लेकिन सेजून का भी बात सता रही थी कि क्या ऑक्स3 और ऑक्सफोर्ड थियो को ही ना खा जाए। लेकिन फिर वो सोचता है ये लोग तो अनियन लीफ खाते हैं, थियो कैसे खा जाएंगे। अब ये बात सुनकर ब्लैक रैबिट भी डर जाता है, क्या वो थियो को खा जाएंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पास हुए विलेज का, जहाँ पर एल का कैप्टन के लिए कुछ खाने के सामान लेके आती है। एल का उससे पूछता है कि अभी तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं। एल की कहती है कि ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाले हैं। एल्की कहती है कि अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। कैप्टन एल्का, हम लोग कब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे, मैं थक गई हूँ और मुझे यहाँ से खड़ा होना नहीं चाहता। यहाँ से काफी सारे लोग गए लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आए, हमें लगता है कि वो लोग यहाँ से नहीं आएंगे, हम यहाँ से चलना चाहिए, 4 दिन से ज्यादा हो गए, हमें अब 85 फ्लोर पर जाना चाहिए। इस बात से कैप्टन एल्का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एल्की का कॉलर वगैरह कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। उसका कॉलर बोरे कहता है कि क्या तुम्हें इस बात को ध्यान है कि जो लोग हमारे फ्लोर पे इंतजार कर रहे हैं वो बस हमारे जीतने का इंतजार कर रहे हो, तुम हमें हार मानने के लिए कह रही हो। कैप्टन एल्का उनको बताता है कि अगर उन लोगों ने इस कमीशन को पूरा नहीं किया तो वो लोग रास्ता नहीं ले पाएंगे और इसकी बदौलत उनकी जो जनजाति है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। एल्की रोने लगती है और उससे माफी मांगती है कि अब ऐसा वो नहीं करेगी। अब एल्की यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रही थी, इसलिए यहाँ पर एल्का आता है और उसे मीट का टुकड़ा देता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये चीज खानी चाहिए, क्योंकि इसे खाने के लिए हमारी जो जनजाति है उसने सब मिलकर पैसे इकट्ठा किए थे, इसी पैसे से हमने ये चीज खरीदा है, अगर तुम्हें भूख नहीं भी लगी है फिर भी तुम्हें ये खाना चाहिए।
ताकि तुम्हारे पास ताकत आए और ताकत के बदौलत तुम काम भी कर पाओ, इसलिए तुम्हें इसे फेंकना नहीं चाहिए। चलो अब रोना बंद करो और इसे खा लो। और कैप्टन एल्का आप भी इसे ले लीजिए, आपको भी ये खाना चाहिए। अब कैप्टन एल्का उसको लेने ही जाता है, तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वो दौड़ के झपट्टा मार के नीचे की तरफ कूदता है। दोनों लोग हैरान हो जाते हैं कि कैप्टन एल्का क्या हुआ अचानक से। कैप्टन एल्का कहता है कि मैंने उस ऑनरिंग मर्चेंट गेट को ढूंढ लिया है। हम देखते हैं कि नीचे थियो था। अब कैप्टन एल्का कहता है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ने नहीं वाला, मैं वो चीज हासिल करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऑक्सी और फोर को, जो कि विलेज के अंदर घुसे थे। सारे लोग बहुत ज्यादा हैरानी से उन्हें देख रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी भी 99 फ्लोर के मॉन्स्टर को नहीं देखा था। वैसे तो सारे लोग ये सोच रहे थे कि वंडरिंग मर्चेंट गेट कितना ज्यादा ग्रेट है कि इसने मर्चेंट को यानी कि मिंटूरियस को अपने फ्री मर्चेरियस बना लिया है, यानी कि फ्री का बॉडीगार्ड बना लिया है। अब सारे लोग थियो को देख के हैरान तो हो रहे थे, इसलिए बात के लिए थियो भी चने के झाड़ पर चढ़ा हुआ था। वो कहता है कि मैं वंडरिंग मर्चेंट गेट, मैं फेमस मर्चेंट हूँ जिसने फ्री में मिंटोरियस को हायर किया है। सब लोग कहते कि ये बात सच है कि तुम एम्प्लॉयर हो। तो हमने तो ये बात फर्स्ट टाइम सुनी है कि तुम वंडरिंग मर्चेंट को इतने बड़े हो सकते हो, लेकिन हमें तो लगता है कि तुम झूठ बोलो। इस बात से थियो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है क्या तुम बकवास कर रहे हो, अभी मैं बुलाता हूँ ऑक्स 3 ऑक्स 4। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है ये दोनों तो है ही नहीं वहाँ पर। लेकिन बात अब ये है कि ये दोनों गए कहाँ पर। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो दोनों एक छोटे से चूहे के पास गए होते जो कि पत्ता गोभी बेच रहा था। वो दोनों इस छोटे से घास को देख रहे थे और ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड से पूछ रही थी कि ये किस तरह का घास है जो कि देखने में काफी टेस्टी लग रहा है। और उधर चूहा बेचारा थर थर कांप रहा था इन दोनों को देखकर। अब ये दोनों उस चूहे से बोल रहे थे कि ये तो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, क्या तुम मुझे ये बेचोगे। लेकिन वो बच्चा कहता है, यानी कि जो छोटा सा चूहा था, वो कहता है कि मेरी लाइफ को बख्श दो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। तभी यहाँ पर थियो आता है और उन्हें डांट लगाते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। थियो उन्हें डांट लगाते हुए कहता है कि क्या तुम लोग ऐसे मेरे प्रोटेक्शन करोगे, तुम लोग यहाँ पर मेरे को रक्षा करने के लिए, तुम लोग मेरी बॉडी गार्ड हो। अब यहाँ पर ऑक्सरी उसे माफी मांगते हुए कहता है लेकिन ये सब जगह देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ गलती से, सॉरी मुझे माफ कर दो। अब थियो उसे पूछता है कि उसका फर्स्ट टाइम है जो कि इस विलेज में आया है। यहाँ पर ऑक्सरी कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है जो कि इस विलेज पर है, क्योंकि इससे पहले वो 99 फ्लोर से बाहर कभी गए ही नहीं थे। लेकिन ऑक्स 3 अब थियो से पूछता है वो सब तो ठीक है, लेकिन इस विलेज को सब लोग मर्चेंट पास विलेज क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि वो जितना दूर जानता है यहाँ पर सारे लोग विलेज के अंदर ही पैदा हुए थे, यानी कि टावर के अंदर ही पैदा हुए और टावर के अंदर ही रहते हैं, तो यहाँ पर सबका आना जाना नॉर्मल सी बात है। लेकिन इस विलेज को सब लोग पास हुए विलेज क्यों बोल रहे हैं। अब थियो से कहता है कि अच्छा तुम्हें सच में इस बात को पता नहीं था, तुम 99 फ्लोर के सबसे बड़े गधे हो। अभी वो दौड़ के जाके एक बड़े से कार्टून के ऊपर चढ़ जाता है और उसे कहता है कि ये जो मिड टायर वंडरिंग मर्चेंट थियो है, तुम्हें काइंडली एक्सप्लेन करेगा कि ये चीज है क्या। तो ये बात है बहुत साल पहले की, जब यहाँ पर एक पेड़ के जड़े हुए की तना से बात की जाए, लेवल 1 से लेकर लेवल 99 फ्लोर तक एक टावर बनाया गया और इस टावर को अंदर बहुत सारे लोग रहते थे और उसके ऊपर भी इस टावर के अंदर बहुत सारे रास्ते थे जो कि सेफ नहीं थे और बहुत सारे खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर भी आसपास रहते थे जो कि साधारण लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक था। सही रास्ते बनाने के लिए उन लोगों ने एक चीज उत्पन्न किया, उन लोगों ने एक वंडरिंग मर्चेंट का पासवर्ड बनाया और एक गिल्ड बनाया और जो वंडरिंग मर्चेंट होते थे वो गुफाओं में जाकर खतरनाक मॉन्स्टर को मार कर रास्ते को साफ करते थे और एक सुरक्षा रास्ता बनाते थे ताकि लोग आसानी से आ जा सके। और ये वंडरिंग मर्चेंट एसोसिएशन एक लेयर की तरह काम करने लगी जो कि बाद में मेन फोर्स भी बन गई टावर की, जो कि एक साथ ज्वाइन होके एक मैजिक टावर के मुताबिक काम करने लगे और एक साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया इन लोगों ने। अब उनको सुरक्षा करने के लिए ये लोग अपने पास का इस्तेमाल करते थे। हालांकि अभी भी ये सब चल रहा है लेकिन अब पहले का मुताबिक ये कम हो गया है और अभी जो मर्चेंट बनना चाहता है इसलिए उनको धीरे धीरे पासवर्ड बनाना पड़ता है, पहले लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक, और इसी को कहा जाता है वंडरिंग मर्चेंट पासवर्ड। अब ये बात सुन के दोनों ऑक्स तालियां मारने लगते हैं और कहते तुम तो कवते ही लाजवाब हो, तुमने कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हम लोगों को। वैसे थियो उनको बताता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक बेसिक लेवल का नॉलेज है जो कि एक मिड लेवल मर्चेंट को जानना ही होता है। वैसे तो हमें अभी जानने को मिलता है कि थियो को ये सब चीजें कैसे पता चली। हमें देखने को मिलता है कि थियो ने जब वंडरिंग मर्चेंट का पासवर्ड ले रहा था तब एक गाइड बुक में उसे ये सब लिखा हुआ था जो थियो ने पढ़ लिया था, तब जाके थियो को इसके बारे में नॉलेज है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि थियो उसको अच्छे से ज्ञान देता है कि जैसे उसने बताया है कि पैसेज पासवर्ड का सभी इस्तेमाल कर सकते टावर के अंदर, लेकिन कुछ पैसेज ऐसे ही है जो कि सिर्फ वंडरिंग मर्चेंट ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्टकट कुछ तरीके से।
जो कि होता है पेट पैसेज। अब ये जान के पेट पैसेज ऑक्स-3 कहता है कि लेकिन ये पेट पैसेज क्या है। अब ऑक्स-3 उसको हाथों में ले लेता है। थियो उसे बताता है कि पेट पैसेज वो है जो कि बस एक वंडरिंग मर्चेंट ही इस्तेमाल कर सकता है। अब थियो के बताने पर उन लोगों को पता चलता है कि पेट पैसेज वो है जिसका इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन थियो उनको बताता है कि इनका गांव के अंदर, गांव के विलेज के एक सेंटर में आदमी रहता है, उसके पास से पेट चीज़ें कुछ होगी, उसके पास से अगर हम लोग ले ले तो बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि अब उन्हें 38 फ्लोर पर जाना पड़ेगा। अभी वो लोग 38 फ्लोर पर जाएंगे और इसका इस्तेमाल कर वो लोग 40 फ्लोर पर चले जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन कर कर, जो कि रेगुलर पास हुए के तरीके से होगा। तो यहाँ पर ऑक्स-3 थियो से कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे तो समझ में भी आया और कुछ समझ में भी नहीं आया। थियो से कहता है कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब क्या, चलो फिर। लेकिन उससे पहले चलो पहले कुछ खा लेते हैं। अब खाने का नाम सुनकर ऑक्स-3 और ऑक्स-4 बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनके मुंह से तो पानी टपकने लगता है। अब थियो उनको बताता है कि ये रहा मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट, जो कि अच्छा एक फिश रेस्टोरेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ हमला करने वाला होता है। हमें जानने को मिलता है ये तो चीफ कैप्टन एल्का होता है, जो कि थियो के ऊपर हमला कर देता है और कहता है आज तो मैंने इसको ढूंढ ही लिया, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। अब ये देख के थियो थर-थर कांपने लगता है और कहता है ये वुल्फ तो फिर से आ गए। अब यहाँ पर चीफ एल्का उससे कहता है कि तुम मुझे जल्दी बताओ और साफ साफ बताओ कि कहाँ तुमने स्ट्रोक रखा है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऑक्स-3 काफी ज्यादा गुस्से में होता है, एक जोरदार मुक्का वो एल्का के ऊपर बरसाने ही वाला होता है, लेकिन उस मुक्के से चीफ एल्का बच जाता है और वो देखता है ये तो एक मिनटोर है। यहाँ पर ऑक्स-3 उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर ऑक्स-3 को बताता है कि वही कमीले लोग हैं जो कि इसका पीछा कर रहे थे और इसको जानबूझकर मारने की कोशिश कर रहे थे। अब ऑक्स-3 कहता है कि ठीक है, अब ये चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी यहाँ पर कैप्टन एल्का को हेल्प करने के लिए इल्का और एल्का दोनों आ जाते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मजे की बात तो ये होती है कि ऑक्स-3 को बचाने के लिए यहाँ पर ऑक्स-4 आ जाती है हीरो बनकर और अपने मुक्कों से दोनों एल्का और एल्की को उड़ा देती है। अब मजे की बात तो ये थी कि ऑक्स-4 उसे कहती है कि ये दोनों पपीज क्यूट है, लेकिन अब यहाँ पर इनको मार खाना पड़ेगा। जिसके बाद ऑक्स-3 को कहती है कि वो थियो का ध्यान रखे, इनको तो अकेले ही देख लेगी। अब यहाँ पर थियो तो काफी ज्यादा डर रहा था, वो कहता है कि ऑक्स-4 अकेले उनको संभाल पाएगी। ऑक्स-3 थियो को कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हम लोग मॉन्स्टर है जो कि 99 फ्लोर पर रहते, सबसे हाईएस्ट फ्लोर, और इन जैसे कुत्तों के बच्चों से, यानी कि जो छोटे छोटे पपीज है, इनसे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, इनसे हमारा कोई मैच नहीं है। और वो शर्माते हुए कहता है कि ऑक्स-4 है वो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि थियो जो जो से चिल्ला कर ऑक्स-4 को ये कहता है कि तुम उन्हें मार तो लेना ठीक है, लेकिन उन्हें जान से मत मारना। ऑक्स-4 अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये लोग कितना मार खाने वाले हैं, क्या ये लोग जिंदा भी रह पाएंगे। जिसके बाद हम यहाँ पर देखने को मिलने वाला है 3v1 का फाइट। यहाँ पर कैप्टन उन दोनों को कहता है एल्का और विल्की, क्या तुम दोनों ठीक हो। वो कहता है कि हाँ हम लोग ठीक है, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर एल्का कैप्टन से पूछती है कि कैप्टन हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। हमें यहाँ पर जाने को मिलता है कि कैप्टन उनसे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक छोटे से मर्चेंट कैट से हार नहीं मान सकते। तुम लोग रेडी हो जाओ एल्का और विल्की, हम लोग फाइट करेंगे, हम लोग फॉल बैक बिल्कुल नहीं करने वाले। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कटाना रेबिट चवी रेबिट की बाल सेट कर रही होती है, जो कि काफी सुंदर सा सेट कर रहा था और चवी रेबिट काफी ज्यादा खुश लग रही थी। हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि कटाना रेबिट ने सबके बाल सेट कर दिए होते हैं, इसलिए अब सेजुन भी कहता है कि मेरा भी कर दो, क्योंकि सेजुन के बाल काफी ज्यादा लंबे हो गए थे, क्योंकि वो जब से आया तब से उसने बाल को काटा ही नहीं है। इसलिए अब वो कटाना रेबिट को कहता है कि अब उसकी आंखों की और बाल जो आ रहे हैं वो उसे काट दे। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जैसे कटाना रेबिट सेजुन के बाल काटने ही वाला था, यहाँ पर जो रेड जाइंट बियर होता है जोर से सांस फेंकता है। इसकी वजह से कटाना रेबिट की जो कटाना होती है वो सेजुन के सीधे बालों के जड़ तक चली जाती है और सेजुन के बाल वहाँ से निकल जाते हैं, जिसे देखकर चवी रेबिट, कटाना रेबिट और यहाँ पर रेड पांडा भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सेजुन तो स्माइल कर रहा होता है कि मेरे बाल तो अच्छे से कटेंगे, अब मैं देखने में हैंडसम लगूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ऑक्स-4 की और हमें देखने को मिलता है कि ऑक्स-4 के ऊपर एल्का एल्की और कैप्टन एल्का ने भी हमला कर दिया था। उन लोगों ने जाके ऑक्स-4 को चारों ओर से घेर लिया था और फिर वो लोग बहुत जोर से ऑक्स-4 को बाइट कर लेते हैं और वो लोग पैर हाथ सब में बाइट किए थे और उनको लग रहा था कि अब शायद से ऑक्स-4 कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही कैप्टन एल्का ने ऑक्स-4 के ऊपर अपने दांतों को गड़ाया, उसको पता चलता है कि इसकी चमड़ी इतनी ज्यादा मोटी है कि उसके दांत के नुकीले इतने धारदार होने के बाद भी कोई भी उसकी चमड़ी के अंदर भेद नहीं कर पा रहा है।
ऑक्सफोर्ड कहती है क्यों बेटा सरप्राइज हो गए, अब मैं दिखाती हूँ कि तुम्हें मार कैसे बोलते हैं। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा मिनटोर नहीं है जिसका स्किन पतला हो, तुम्हें ये बात पता ही होनी चाहिए। अब ये तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, अब देखती हो कि तुम लोग यहाँ से बच के कैसे जाते हो। और फिर हम देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड सबको एक एक जोरदार गुस्सा मारती है। एक मुक्का खाने के बाद एल्का बहुत दूर जाकर गिरती है और एल्की के नाक से खून बाहर आने लगता है और उन्हें फिर एक एक मुक्के मारकर बाहर फेंक देती है। और अभी तक कैप्टन वहाँ पर टिका हुआ था और अपने नुकीले दांतों को ऑक्सफोर्ड के ऊपर गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि अब शायद उससे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ने एक एक मुक्के में एल्का और एल्की को ढेर कर दिया था। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि ऑक्सफोर्ड उसे पकड़ती है और उसे नीचे पटक देती है, जिसके बाद उसे एक जोरदार मुक्का मारने वाली थी, लेकिन तभी उसको किसी ने मना कर दिया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्का का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर उसे कुछ बता रहे होते हैं। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि एल्का के ग्रैंडफादर ने उसे बताया था कि वो लोग सिल्वर उल्फ प्रजाति के जनजाति हैं। जब वो लोग मर जाते हैं तो उनके जो आत्मा होती है वो आत्मा भी उनकी जनजाति की रक्षा करती है। वो लोग किसी भी जनजाति के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अपने शिकार को पाने के लिए एक अलग से स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्हें अपने पूर्वजों को सम्मान करना चाहिए और अपने पूर्वजों की हर सिखाई गई चीजों का याद रखनी चाहिए। हमें अपने आप पे बिहेव रखना पड़ेगा और अपने प्राउड से अपनी जिंदगी को जीना पड़ेगा, ताकि किसी वजह से उनके पूर्वजों का सम्मान नष्ट ना हो। इसलिए उसे अच्छे से रहना पड़ेगा। और उसके दादाजी ने उसे ये भी बताया होता है कि अभी तुम्हें ये बात पता नहीं चलेगी, लेकिन एक दिन ये बात तुम्हें समझ में जरूर आएगी। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि छोटा एल्का बहुत ज्यादा खुश था और अपने ग्रैंडफादर से प्रॉमिस करता है कि वो अपने पूर्वजों को सम्मान कभी भी हानि होने नहीं देगा। इसके बाद टाइम चेंज होता है और यहाँ पर एल्का को महसूस होने लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि अब उसका आंसर मिलने वाला है। हमें देखने को मिलता है काफी ज्यादा गर्मी होती है और खाने के लाले पड़े होते हैं। यहाँ पर एल्का को एक मछली का टुकड़ा भी मिलता है, यानी कि मरी हुई सड़ी हुई मछली, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा काल पड़ चुका था और पश्चिमी इलाकों के जो जनजाति वो पिछले इलाकों के जनजातियों को मार रहा है और उसे लूट रहा था। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जनजाति के अंदर एक भीषण सी लड़ाई होती है, जिसके ऊपर जो एल्का के जो ग्रैंडफादर थे वो भी मारे गए और एल्का किसी वजह से वहां पर बच गया और अब वो एक चीफ तान बन गया है। अब ऐसे कुछ दिन चलता रहा, तभी हमें जानने को मिलता है कि चीफ तान किसी के अंडर काम करने गया था। वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं उनके अपनी बिरादरी के और उसे कहते हैं कि चीफ तान, क्या आपको शर्म नहीं आई कि आप उस जंगली सुअर के अंडर काम करने गए थे? क्या आपको अपने पूर्वजों के मान और सम्मान के बारे में कुछ याद नहीं आया? वो लोग हमें ऊपर से देख रहे होंगे, आपको इस बारे में एक बार जरूर सोच लेना चाहिए था। वो नीच जाति का सुअर, उसने ही पहले सब स्टार्ट किया था, उसने ही पहले पीएल का इस्तेमाल किया था, ये बात सच है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद चीफ उन सबको चुप करा देता है और कहता है कि बस करो, ये टाइम नहीं है हम लोगों के पास सोचने के लिए, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमें किसी के भी अंडर काम करना पड़े हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे को हम लोग भूखा नहीं मार सकते हैं। तुम लोग किस पूर्वजों के बारे में बात करो? अभी का सोचो, अभी हमारे बच्चे इतना ज्यादा भूखे हैं और हम इतने भूखे हैं कि कल का क्या होगा, कल खाने को मिलेगा या फिर हम जिंदा भी रहेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए सम्मान और रुतबा कुछ भी त्याग सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरे पूर्वज जरूर मुझे समझेंगे। बैक टू द प्रेजेंट टाइम, ये सब चीज एक चीफ्टन एल्का सोच रहा था अपने ग्रैंडफादर के बारे में और वो कह रहा था कि आप भी मुझे समझेंगे। हमें देखने को मिलता है कि वो बेहोश था, तभी यहाँ पर थियो आता है और उसे छू के उसके कानों के पास जाके कहता है क्या ये जिंदा है? तभी कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी यहाँ पर ऑक्सफोर्ड कहती है क्या मैं इसके टांगे तोड़ दूँ ताकि ये तुम्हें फॉलो ना कर पाए? यहाँ पर थियो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, मुझे पता है कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा खतरे में है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बेचारे को हाथ पैर तोड़ दूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं इतना तो राक्षस नहीं बन सकता। अभी के लिए फिलहाल इसे उठा लो और सेजुन के पास ले चलते हैं, सेजुन जो डिसाइड करेगा हम वही करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि सेजुन के अब बालों में चमक रहा होता है, क्योंकि उसके तो बाल यहाँ पर कट चुके होते हैं और सारे लोग ये देख के बहुत ज्यादा घबराए होते हैं कि अब क्या करे और क्या करे। सेजुन कहता है कि सब गुमसुम क्यों है, तुम लोग इतना चुपचाप क्यों हो, क्या हो रहा है? तभी वो अपने बालों को पीछे छू के देखता है, उसे पता चलता है कि उसके बाल तो बीच से पूरे कट चुके हैं। हनी भी पीछे से सेजुन को देख रही होती है और उसे देख के बता रही होती है। सेजुन को भी पता था कि हाँ बाल के तो 12 बज चुके हैं, इसलिए वो कहता है कि अगली बार जब थियो आएगा तो मैं उसे एक मिरर मंगाऊंगा ताकि मैं देख सकूं कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा हुआ है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कटाना रिबिटू से बार बार सॉरी मांग रहा था। सेजुन उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, सबसे गलती होती है, तुमसे भी गलती हुई, वैसे भी यहाँ पर उसे देखने के लिए कोई नहीं है, वो एक ही इंसान है जो कि यहाँ पर रहता है, बाकी सब तो मॉन्स्टर है।
और वैसे भी अगर मैं इस टोपे को अपने सर में डाल लूँ तो वैसे भी कोई मुझे देखने नहीं वाला। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बच्चा डिप्रेशन में था। तभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि मॉम रेबिट आती है। वो सेजुन को देख के हैरान हो जाती है कि सेजुन का हालत क्या हुआ है। सेजुन बेचारा तो रो तो रहा था, लेकिन मॉम रेबिट को बता रहा था कि वो बिल्कुल भी ठीक है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मॉम रेबिट उसे जबरदस्ती अपने साथ लेके जाती है। देन उसके बाद उसे बैठा के अपनी पॉकेट से एक धारदार कैंची निकालती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें देखने को मिलता है कि टावर मैनेजर बुक पढ़ रही होती है। उसे बुक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तभी वो देखती है कि उसका जो चेरी टमाटर था वो तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पहले के मुताबिक अब वो ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, इसलिए उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। अब टावर मैनेजर सोच रही थी कि अगर वो सेजुन से बहुत ज़्यादा खाना मांगे तो सेजुन को फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि पहले सेजुन को लग रहा था कि टावर मैनेजर एक उड़ता हुआ पिग है। इसलिए वो सेजुन को कुछ स्नैक्स लेने के लिए उसे बुलाने लगती है। हमें दूसरी तरफ सेजुन को देखते हैं, जो कि अपने सर में टोपी लगाए हुए था, और उससे एलियन का मैसेज आ जाता है, यानी कि टावर मैनेजर का मैसेज आता है। उसमें आता है कि सेजुन यहाँ पर कर क्या रहा है। टावर मैनेजर पूछ रही है कि सेजुन अभी क्या कर रहा है, अभी चल क्या रहा है इसके आसपास।